लेकिन हम अब इजरायल ईरान युद्ध में ट्रंप के सबसे बड़े झूठ की फिक्र करते हैं। देखिए, ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 30,000 बार झूठ बोलने का रिकॉर्ड बनाया था। अब लगता है कि दूसरे कार्यकाल में वो अपना यह रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ट्रंप लगातार सार्वजनिक मंचों से झूठ बोल रहे हैं। मजे की बात यह है कि वो हर बार झूठ बोलने पर पकड़े भी जाते हैं और वो फिर से अपने झूठे दावे को सही साबित करने के लिए नया झूठ बोलने लग जाते हैं। हमने ऐसा भारत पाकिस्तान संघर्ष में देखा था, जब उन्होंने दोनों देशों में सीजफायर कराने का झूठा दावा किया था। भारत ने उन्हें जवाब देकर बेनकाब किया था, लेकिन इस बार उन्होंने नया झूठ इजरायल ईरान संघर्ष में बोला। आपको याद होगा, ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिकी बॉम्बर्स ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया। ईरान अब कभी परमाणु बम नहीं बना पाएगा। ट्रंप ने ईरान के विरुद्ध ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को सफल बताकर अपनी पीठ थपथपाई। इसके बाद उन्होंने इस युद्ध में सीज फायर कराने का दावा किया, लेकिन यहां भी ट्रंप के सीज फायर में लीकेज हो गया है। ईरानी परमाणु ठिकाने को तबाह करने का ट्रंप का यह दावा अमेरिका की मीडिया ने ही बेपर्दा कर दिया है। पेंटागन की एक सीक्रेट रिपोर्ट का हवाला देकर ट्रंप को एक्सपोज कर दिया है। और जब इस खुलासे पर अमेरिका में हंगामा मचा, ट्रंप के दावे पर सवाल उठे, तो वो फिर से सामने आए और CNN से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक की रिपोर्ट को फेक न्यूज बता दिया। ट्रंप के इस नए झूठ को बेनकाब करता हुआ यह खुलासा डिटेल में बताते हैं, जिस पर इस समय ट्रंप की सरकार सवालों से घिर गई है और उनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर एक बहुत बड़ा डाउनटर्न दिखाई दे रहा है। असल में अमेरिका जब कहीं युद्ध लड़ता है तो पेंटागन उस युद्ध पर एक क्लासिफाइड यानी सीक्रेट रिपोर्ट तैयार करता है। यह रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA की होती है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA यह देखती है कि अमेरिका को उस युद्ध में कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले की रिपोर्ट भी पेंटागन के इसी DIA ने तैयार की थी, जो अमेरिकी मीडिया में कहीं से लीक हो गई। और इस रिपोर्ट में ट्रंप के दावे के बिल्कुल विपरीत फैक्ट्स दिए गए हैं। यह रिपोर्ट सेंटकॉम के आकलन पर तैयार की गई है, जो कहती है कि ईरान पर अमेरिकी हमले में कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, वो उतने असरदार नहीं थे जितना कि राष्ट्रपति ट्रंप दावा कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि ट्रंप ने जानबूझकर अमेरिकी ऑपरेशंस को लेकर गलत दावे किए और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने देश, अपने लोगों को गलत इंफॉर्मेशन की, मिस इंफॉर्मेशन कहा जाता है इसे। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट में पहला दावा यह है कि अमेरिका के हमले में ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ, जबकि ट्रंप अब तक कुल मिलाकर 5 बार बोल चुके हैं कि हमने ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से तबाह कर दिया है। दूसरा दावा यह है कि ईरानी न्यूक्लियर प्लांट्स में यूरेनियम संवर्धन करने वाले कई सेंट्रीफ्यूज अब भी महफूज हैं। सेंट्रीफ्यूज यानी यूरेनियम संवर्धन करने वाला उपकरण, जबकि ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान के परमाणु प्लांट में सिवाय राख के अलावा अब कुछ नहीं बाकी है। तीसरा दावा कि अमेरिकी बंकर बस्टर बम से फोर्डो परमाणु प्लांट तबाह नहीं हुआ है और ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट को मामूली नुकसान पहुंचा है, वो भी एंट्री और एग्जिट में। यह नुकसान इतना है कि फोर्डो प्लांट की दोबारा से मरम्मत की जा सकती है, जबकि ट्रंप ने दावा किया था कि फोर्डो, इस्फहान और नतांज तीनों ही परमाणु साइट को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। चौथा दावा यह है कि ईरानी न्यूक्लियर प्लांट पर हुए हमले के बाद भी यूरेनियम भंडार सुरक्षित हैं और ईरान का परमाणु कार्यक्रम कुछ महीनों में फिर से शुरू हो सकता है, जबकि ट्रंप दावा कर चुके हैं कि अमेरिकी हमलों से ईरान को परमाणु कार्यक्रम में बहुत पीछे धकेला जा चुका है। बहस इस बात पर छिड़ी है कि ईरान पर अमेरिकी हमला हुआ तो साफ है, लेकिन इस हमले में उतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि राष्ट्रपति ट्रंप दावा कर रहे हैं। लीक हुई रिपोर्ट से पता चल रहा है कि पेंटागन का यह दावा रेडियो, रडार और दूसरे कम्युनिकेशन सिग्नल को इंटरसेप्ट करके मिली जानकारी के आधार पर है। पेंटागन की यह सीक्रेट रिपोर्ट ट्रंप के लिए शर्मिंदगी की वजह बन रही है और ट्रंप ये रिपोर्ट लीक होने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने गलत बयानी की या गलत बयानबाजी की, बल्कि वो इस खुलासे के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN पर भड़के हुए हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर नाराजगी भरी बातें लिखी। ईरान के सारे परमाणु ठिकाने तबाह हुए। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे मीडिया समूह अमेरिका के इस ऐतिहासिक ऑपरेशन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स किसी एजेंडे के तहत फेक न्यूज फैला रहे हैं।
और इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ट्रंप कुछ भी कहें, लेकिन इस बार उनके झूठेनियम यानी झूठ बोलने वाले रिएक्टर से लीक हुआ फेक न्यूज वाला रेडिएशन पकड़ में आ गया और फिर उस झूठ को सच साबित करने के लिए ट्रंप ने अपने मंत्रियों की फौज को उतार दिया। मुख्यमंत्री भले ही मामले को दबाने में लगे हों, लेकिन सच यही है कि ईरान बहुत जल्द परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट की कहती है कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की परमाणु फैसिलिटी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है और तेहरान 1 से 2 महीने के अंदर ही न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू कर सकता है। इस पर नेतन्याहू ने आज ही ईरान को एक नई वार्निंग दे दी है। कहा है कि ईरान ने फिर से परमाणु कार्यक्रम शुरू किया तो इजराइल पूरी ताकत से प्रहार करेगा। उन्होंने दोबारा संकल्प लिया कि ईरान के पास परमाणु हथियार कभी नहीं हो सकता है। लेकिन ट्रंप है कि इतनी जगह से संकेत मिलने के बाद भी अपने झूठ पर अड़े हुए हैं। ट्रस्ट इस ट्रंप का ढोल पीट रहे हैं। युद्ध में शांति लाने का दावा करके नोबेल पुरस्कार पाने की हसरत पाले हैं। वो ये मलाल भी जताते रहे हैं कि युद्ध खत्म कराने के बाद भी उन्हें सीज़फायर का कभी क्रेडिट नहीं मिलता है। ट्रंप को समझना चाहिए कि क्रेडिट सच बोलने के लिए मिलता है, झूठे दावे पर क्रेडिट भला कौन ही देगा। खैर, बड़ा सवाल यह है कि ईरान पर अमेरिका ने हमला तो किया, लेकिन ईरान को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मतलब 12 दिन की लड़ाई के बाद भी इजराइल और अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकाने को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाए। लेकिन एक बड़ा सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। वो सवाल है कि आखिर ईरान के 400 किलो यूरेनियम का हुआ क्या, कहां गया वो? ये इतना यूरेनियम है जिससे 10 परमाणु बम तो बनाए जा सकते हैं, यानी 10 बम के बराबर यूरेनियम का पता नहीं चल पा रहा है। तो क्या ईरान के पास 10 परमाणु बम बनाने का कच्चा माल सुरक्षित है, महफूज है? यहां तक कि अमेरिका और इजराइल को भी पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं है कि इस वक्त खमने का यूरेनियम भंडार किस लोकेशन पर है। जब अमेरिका ने इतने ताकतवर बम गिराए तो फिर ईरान यूरेनियम को बचाने में कामयाब कैसे हो गया? इन सवालों का जवाब देती हमारी रिपोर्ट देखिए। जून की रात ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर B-2 बॉम्बर से बम बरसने लगे। तब इन हाहाकारी तस्वीरों को देखकर दुनिया ने यकीन कर लिया कि ईरान का न्यूक्लियर खेल खत्म हो चुका है। लेकिन जब ट्रंप के दावे का एक्सरे हुआ तो हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। अब ये जानकारी सामने आ रही है कि फोर्दो न्यूक्लियर साइट के 400 किलो यूरेनियम किसी सीक्रेट लोकेशन पर सुरक्षित है। सवाल है कि क्या हमले से पहले ही ईरान फोर्दो से 400 किलो यूरेनियम लेकर निकल चुका था? यह हम नहीं कह रहे, बल्कि अमेरिकी मीडिया हाउस ही इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इजराइल के 2 अधिकारियों के हवाले से दावा किया है। ईरान ने 60% शुद्धता तक समृद्ध 400 किलो यूरेनियम हटा दिया और इसे कई ट्रकों में भरकर ले गए। वहीं CNN का दावा है कि चूंकि ट्रंप ने ईरान पर हमले का निर्णय देरी से लिया, इसलिए ईरान को फोर्दो से यूरेनियम निकालने का पूरा मौका मिल गया। इन रिपोर्ट्स को उन सैटेलाइट तस्वीरों से भी बल मिलता है जिनमें हमले से ठीक पहले 19 जून को फोर्दो प्लांट के बाहर 16 ट्रक खड़े नजर आए थे। अभी से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि टारगेट लॉक होने से पहले ही खामनेई खेल कर गए। बड़ी बात यह है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस खुद इस बात से चिंतित है। वेंस ने कहा कि ईरान का 400 किलो समृद्ध यूरेनियम भंडार बरकरार है, लेकिन यूरेनियम होने के बावजूद ईरान परमाणु वेपन नहीं बना सकता, क्योंकि अमेरिकी हमलों से ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुए हैं। वेंस को यकीन है कि ईरान का 60% यूरेनियम संवर्धन अब 90% तक नहीं पहुंच सकता। अमेरिका ही नहीं, IAEA को भी खामनेई के मिसाइल भंडार की लोकेशन पता नहीं है। हालांकि द जेरूसलम पोस्ट ने सऊदी अरब के मीडिया के हवाले से लिखा है
कि इजराइल को ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार का पता है, क्योंकि फोर्दो, नतांज और इस्फहान में हमले से पहले ही इजराइल यूरेनियम शिफ्टिंग की प्रक्रिया पर पैनी नजर बनाए हुए था। आईडीएफ के सूत्रों के हवाले से दावा है यूरेनियम इस्फहान के किसी अंडरग्राउंड स्टोरेज में शिफ्ट किया गया है, लेकिन फिलहाल जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं उससे तो यही लग रहा है कि फोर्दो को फोड़ने का अमेरिकी प्लान फेल हो गया। अगर 400 किलो यूरेनियम के सही सलामत होने की खबर सही है तो इजराइल और अमेरिका के लिए ये किसी सदमे जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। अमेरिकी बमबारी और 14 वैज्ञानिक मारे जाने के बाद भी ईरान अपने परमाणु प्रण पर टिका हुआ है। न्यूक्लियर कार्यक्रम पर ईरान का प्लान उसके विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे। हमने तकनीक हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की और हमारे वैज्ञानिकों ने बलिदान दिया है। ईरान से दूसरा अपडेट यह है कि वहां की संसद में एक विधेयक पारित किया गया है जिसके मुताबिक IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अधिकारियों के आने पर पाबंदी लगा दी गई है। विधेयक के मुताबिक अब IAEA को ईरान आने से पहले मंजूरी लेनी होगी। ईरान का मानना है कि IAEA ने परमाणु अड्डों की जानकारी लीक की और यह जानकारी इजराइल को दी। तेहरान के तेवर से साफ है कि वो न केवल अपने परमाणु कार्यक्रम पर आगे बढ़ेगा बल्कि अब वो न्यूक्लियर एजेंसी IAEA को सहयोग नहीं करेगा, जबकि IAEA कह रहा है कि ईरान के साथ फोर्दो के मुद्दे पर दोबारा बातचीत होनी चाहिए। देखिए, लेटेस्ट अपडेट यह है कि आज ईरान ने भी मान लिया कि अमेरिकी एयर स्ट्राइक में उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है, लेकिन यह भी कहा है कि इन हमलों से अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीति को बहुत बड़ा झटका लगा है। ईरान ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया है कि उसका शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा का अधिकार बरकरार है। इस बीच मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति, ने भी कहा है कि अमेरिका ने जो हमले किए थे वो इल्लीगल हैं। खैर, ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमलों को लेकर लीक हुई रिपोर्ट से यह साफ है कि अमेरिका अपने मिशन में कामयाब नहीं हुआ है, यानी उसके हमले सटीक नहीं थे। ट्रंप की एयरफोर्स अपने टारगेट को मिस कर गई। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब कोई फाइटर पायलट GPS की जगह गूगल मैप पर भरोसा करके आगे। खैर, सटीक हमले कैसे किए जाते हैं यह अमेरिका को भारत से सीखने चाहिए, खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर से, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने सिर्फ 25 मिनट के अंदर पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था, जबकि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका का ऑपरेशन भी 25 मिनट तक चला। वो 3 ठिकानों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। भारत के सटीक हमलों के सबूत पूरी दुनिया ने देखे। सैटेलाइट इमेज से लेकर मलबे के ढेर में बदले आतंकी अड्डों की तस्वीरें दुनिया के कोने कोने तक पहुंची, लेकिन अमेरिका सबूत के नाम पर सिर्फ बयानबाजी कर रहा है, जिसमें यह साफ है कि उसने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए जो घातक B-2 बॉम्बर भेजे थे उनका मिशन इम्पॉसिबल ही रह गया। यानी भारत का ऑपरेशन सिंदूर ही अब पूरी दुनिया के लिए कामयाब मिशन की एक केस स्टडी है। ईरान पर B-2 बॉम्बर से गिराए गए सभी बमों का वही हाल हुआ है जो ट्रंप की जुबानी मिसाइल का होता है। काफी तेज से लॉन्च होती हैं, लेकिन शोर ज्यादा और चोट कम। इसीलिए भारत के ऑपरेशन सिंदूर से अमेरिका को सीखने की जरूरत है। 7 मई की रात भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर मरकज सुभान अल्लाह पर सटीक हमला बोला और उसे तबाह कर दिया। इस हमले में आतंकी मसूद अजहर का पूरा खानदान मारा गया और अगली सुबह पूरी दुनिया ने भारत की ताकत का सबूत देखा। लेकिन ईरान के जिस फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर अमेरिका ने सबसे ज्यादा बम गिराए हैं वहां एक भी बम के निशान नहीं दिखाई दे रहे हैं। भले ही ट्रंप फोर्दो को तबाह करने का दावा कर रहे हो, लेकिन अपने दावे को सही साबित करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं है। बस कुछ नाइट विजन कैमरों से धमाकों के शॉट दिखाकर डोनाल्ड ट्रंप इस अटैक को अमेरिका के सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा हमला बता रहे हैं। और ट्रंप ने ज्यादातर एक B-2 बॉम्बर के लिए सेल्समैन का काम किया, जिसमें मिशन से ज्यादा विमान के फीचर्स दिखाए गए हैं। एक और उदाहरण बताते हैं जिससे यह साफ हो जाएगा कि भारत का हमला कितना अचूक था और अमेरिका से कितनी बड़ी चूक हो गई। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत इंटरनेशनल बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया और LOC से 39 किलोमीटर दूर कोटली में लश्कर के बेस गुलपुर को भी निशाना बनाया। उधर अमेरिका ने ईरान के नतांज परमाणु ठिकाने पर बम गिराए और इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी पर टॉमाहॉक मिसाइल से अटैक किया। मगर नतीजा क्या हुआ? अमेरिका की मिसाइलें अपने टारगेट पर नहीं लगी। जिस नुकसान की उम्मीद वो कर रहा था वो हुआ नहीं। भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को तबाह करके पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद की कमर तोड़ के रख दी और उधर अमेरिका
खमनेई के जिस यूरेनियम को तबाह करने के मिशन पर निकला था वो ईरान की जमीन के किसी कोने में अभी भी सुरक्षित है। खैर, आगे बढ़ते हैं, एक अच्छी खबर बताते हैं आपको। हमारी अगली खबर स्पेस में भारत की उस सफलता से जुड़ी है जिसमें गर्व और देश प्रेम का मिश्रण है। यह भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की शुभ यात्रा का शुभ समाचार है, जिन पर आज देश को नाज है। और शुभांशु के जरिए 41 साल के बाद भारत में वो पल आया जो राकेश शर्मा मोमेंट के नाम से भी ट्रेंड कर रहा है। आज भारत के शुभांशु शुक्ला 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर एक्सियोम 4 मिशन के लिए रवाना हो गए। तस्वीरें देखिए आप जरा। उनके स्पेसक्राफ्ट ने भारतीय समय के अनुसार दोपहर करीब 12 बजे कैनेडी स्पेस सेंटर के कॉम्प्लेक्स 39A से उड़ान भरी और 28 घंटे की यात्रा और करीब 450 किलोमीटर का सफर पूरा करने के बाद उनका अंतरिक्ष यान कल शाम करीब 4:30 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने की उम्मीद है। हमारे बहुत सारे फिक्र के फैंस को शायद ये एक सामान्य सी खबर लग रही हो, लेकिन आज जब हम आपको इसकी अहमियत और भारत के शुभ लाभ का एंगल बताएंगे तो ये शुभ समाचार खुद ब खुद आपके देश प्रेम वाली लाइब्रेरी में सेव हो जाएगा, क्योंकि इस खबर में युवाओं के लिए एक संदेश है और एक माँ की खुशी के वो आंसू हैं जो आपका दिल छू लेंगे। लेकिन सबसे पहले वो संदेश सुनिए जो आज शुभांशु ने अंतरिक्ष के रास्ते से भारतवासियों को भेजा। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, वॉट अ राइड। 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना दिल से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुक्ला जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए तो उनके कंधे पर भारत का तिरंगा लगा था और दावा है कि उस वक्त वो शाहरुख खान की फिल्म स्वदेश का एक गाना सुन रहे थे। ये जानकारी शुभांशु के एक्सियोम 4 प्लेलिस्ट से मिली है। लेकिन इस मिशन में कौन कौन गया, पहले हम आपको उनकी लिस्ट दिखाते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है लेकिन देखिएगा। स्पेसएक्स के जिस फैल्कन 9 से आज कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी, उसके पायलट भारत के शुभांशु शुक्ला हैं। इसके अलावा इसमें अमेरिका की पेगी विट्सन जो इस मिशन की कमांडर है, जबकि मिशन विशेषज्ञ के तौर पर पोलैंड के स्वावोश ओजनाइंस्की विशनी उसकी और हंगरी के टिबोर कापू मौजूद हैं। आज जब शुभांशु की स्पेस यात्रा शुरू हुई तो जिन 2 चेहरों पर सबसे ज्यादा फोकस था वो थे शुभांशु के माता पिता। शुभांशु की उड़ान देखते हुए उनके माता पिता भावुक हो गए। उनकी आंखें देखिए आप जरा नम हो गईं। ताली बजाते हुए हौसला अफजाई की तो पिता ने कहा, बेटे की उपलब्धि ने न केवल लखनऊ बल्कि पूरे देश के लिए गौरव की बात है। देखिए अंतरिक्ष की यात्रा पर भारतीय शुभांशु शुक्ला उड़ान भर चुके हैं और इस वक्त हम लखनऊ के उसी सीएमएस स्कूल में मौजूद हैं जहां पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी और ये बहुत भावुक क्षण है और इस भावुक क्षण में मां की आंखें नम हैं और उस नम आंखों से मां अपने बेटे को इतिहास बनाते हुए, बहुत भावुक क्षण है। सक्सेसफुली टेक ऑफ हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूँ, ईश्वर का धन्यवाद। प्राउड मूवमेंट तो बहुत ज़्यादा है और जाते समय इतना ज़्यादा खुशी हो रही थी कि खुशी के आंसू बह रहे थे और मैं भगवान से प्रेयर कर रही थी कि भगवान ये मिशन अच्छी तरह सफलतापूर्वक कंप्लीट हो, यही प्रेयर कर रही थी, इसीलिए आंसू बह रहे थे। कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत खुश है, इतना एक्साइटेड है कि मतलब शब्दों में नहीं बयान कर सकते। उसने कहा कि मैं जाता हूँ पापा, लौट कर आता हूँ, आप बिल्कुल जो है निश्चिंत रहिए। जैसे पहले गया वैसे अब भी जा रहा हूँ। तो पहले भी पायलट उड़ाता था
प्लेन उड़ाता था। प्लेन उड़ाता था। अब जा रहा हूँ, ये मिशन पूरा करके आता हूँ। बहुत अच्छे तरह मिशन होगा। बहुत 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 खुशी का मोमेंट है हमारे लिए। अब बस हम इंतजार है फॉर हिम टू कम बैक, सिट विद अस एंड शेयर विद एवरीबॉडी। सिटिंग देयर विद हिम। It is a very proud moment for us, for the every Indian. अब विश्व में एकता आने में कोई देर नहीं है। ये बच्चे चाहेंगे हम सब मिलकर रहें। शुभांशु की स्पेस यात्रा की तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन आज आपको शुभांशु की उस यात्रा के बारे में भी जानना चाहिए जिसकी शुरुआत भारतीय वायुसेना से हुई थी। शुभांशु शुक्ला यूपी के लखनऊ के रहने वाले हैं। उन्होंने 12वीं के बाद एनडीए से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और 2006 में इंडियन एयरफोर्स के पायलट बन गए। मार्च 2024 में वो ग्रुप कैप्टन के पद से पर प्रमोट हो गए। वो एक फाइटर कॉम्बैट लीडर भी हैं और उनके पास 2000 घंटे से अधिक का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। साल 2019 में इसरो ने उन्हें भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक के रूप में चुना और इसके बाद फरवरी 2024 में एक्सियोम मिशन 4 के लिए चुने गए। लेकिन आज आप सबको ये समझना चाहिए कि शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में क्या करेंगे। ये मिशन 14 से 21 दिनों का हो सकता है और इस दौरान शुभांशु भारत की ओर से 7 प्रयोग करेंगे। इसके अलावा नासा के भी 5 प्रयोग किए जाएंगे। स्पेस मिशन के लिए ज़रूरी डेटा जुटाए जाएंगे। साथ ही स्पेस में मूंग और मेथी जैसी फसल उगाने का प्रयोग किया जाएगा, जबकि स्पेस में मानव स्वास्थ्य पर असर की स्टडी भी होगी। लेकिन आपके मन में सवाल यह भी होगा कि इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा, तो इसका जवाब भी नोट कर लीजिए। शुभांशु शुक्ला का ये मिशन भविष्य के स्पेस प्रोग्राम के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसका फ़ायदा भारत को 2027 के मिशन गगनयान में मिलेगा। स्पेस की डेटा और शुभांशु के अनुभव से भारत को मदद मिलेगी। नासा के साथ इसरो का सहयोग और मजबूत होगा, जबकि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर स्टडी करने में मदद मिलेगी। विकसित भारत की उस शिखर पटल की उड़ान आज इस मिशन के माध्यम से शुरू हुई है और जिस संकल्प और जिस सपने के साथ ये यात्रा सारा भाई ने शुरू की थी, उसकी सिद्धि की तरफ एक नया द्वार खुला है। इंडिया is no longer a follower, it is actually an equal partner. And let me also put it on record that Shubhanshu Shukla, the Indian member of the crew, is going to be the most crucial component of this entire mission, which is going to last about 2 weeks or so. It might be plus minus, because he's the pilot and he's going to perform 7 exclusive experiments which have been designed by India, which have been, the kits have been provided by India. शुभांशु शुक्ला भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो जा रहे हैं, लेकिन स्पेस में जाने वाले वो भारत के दूसरे यात्री होंगे और इसीलिए आज शुभांशु की इस शुभ यात्रा को 41 साल बाद भारत का राकेश शर्मा मोमेंट कहा जा रहा है। 41 वर्ष पहले भारत के राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी, जबकि अब शुभांशु शुक्ला जिस स्पेस यात्रा पर गए हैं उसमें वो अमेरिका की एक निजी जल्दी से भैया आज कुल्लू में 3 जगह पे जो क्लाउड बर्स्ट हैं उनकी घटनाएं जो हैं वो दर्ज की गई हैं। एक सोलंग वैली में दर्ज हुई है, दूसरा गड़सा एरिया कुल्लू का है और तीसरा जो है हमारा सैंड एरिया है। सैंड इलाके से मुझे बहुत सारे फ़ोन आए हैं, कीर्तन घाटी से फ़ोन आए हैं, गड़सा वैली से फ़ोन आ रहे हैं कि हर तरफ भारी बारिश के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया और सैंड खड़ तो बहुत ऊपर तक आ गई है। नहर भरकर चल रही थी तो ड्राइवर को अंदाज़ा नहीं आया, जो कुछ भी हुआ हो तो ड्राइवर से गाड़ी संभली नहीं और गाड़ी नहर के अंदर जाकर गिरी। इस स्थिति में 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी। और फिक्र में अब बात करते हैं ऐसी खबर की जो देश के करोड़ों लोगों के लिए है, जो रेल से सफर करते हैं। भारत में रोज औसतन 2 करोड़ 40 लाख लोग ट्रेन से सफर करते हैं। ये खबर विशेष तौर पर उनके लिए। दरअसल हाल ही में रेलवे ने किराया बढ़ाने का ऐलान किया है। 1 जुलाई से रेल किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। ये दलील दी गई है कि पिछले 11 वर्षों में अब तक सिर्फ 2 बार किराए में बढ़ोतरी की गई है। लेकिन सवाल है
क्या ये सच इतना ही है जिससे जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर बार बार ट्रेन को लेकर जानकारी दी जाती है और अनाउंसमेंट होता है कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ठीक उसी अंदाज में रेलवे के नए फैसले को लेकर सवाल है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो फिक्र के फैंस कृपया ध्यान दें। सवाल है कि क्या किराया वाकई 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ा है? क्या डायनामिक किराए के नाम पर टिकटों की बोली लगाई जा रही है? क्या प्रीमियम ट्रेन के नाम पर रिकॉर्ड तोड़ वसूली की जा रही है? क्या यह यात्रियों की जेब ढीली करने का तत्काल प्लान है? आपको यह भी बताएंगे कि कैसे टिकट कैंसिल करने पर जेब को करंट लगता है। इसीलिए इस खबर को ध्यान से देखिए और जानिए कि आपके लिए कितनी सुविधा है, कितना फायदा है, कितना नुकसान है। दरअसल रेलवे ने 1 जुलाई से एसी क्लास का किराया 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाने का फैसला किया है। मतलब यह कि अगर आप 1000 किलोमीटर का सफर करेंगे तो टिकट पर 20 रुपए ज्यादा देने होंगे। वही नॉन एसी मेल एक्सप्रेस की बात करें तो 1 पैसा प्रति किलोमीटर किराया बढ़ाया गया है। मतलब 1000 किलोमीटर के सफर पर आपको 10 रुपए ज्यादा देने होंगे। आपके मन में सवाल होगा कि क्या सभी ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी होगी? इसका जवाब है नहीं। सेकंड क्लास में 500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। रेलवे का कहना है कि मोदी सरकार में अब तक 2 बार ही रेलवे का किराया बढ़ा गया है। वर्ष 2014 और वर्ष 2020 में किराया बढ़ाया गया था। अब 1 जुलाई से तीसरी बार किराया बढ़ने जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी काफी बड़ी है। सवाल है, क्या रेल के किराए को लेकर रेलवे के दावे 100% सच हैं? यह बात सत्य है कि आधिकारिक रूप से 2 बार ही टिकट की कीमत बढ़ाई गई है, लेकिन इससे भी बड़ा सच यह है कि डायनामिक किराया, प्रीमियम ट्रेन और अलग अलग सुविधा चार्ज के नाम पर रेल यात्रियों से एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं। इसे आपको एक छोटे से उदाहरण के साथ समझाते हैं। आपको अगर ट्रेन से कहीं जाना होता है तो आप निश्चित रूप से राजधानी एक्सप्रेस को बेहतर विकल्प के लिए चुनते होंगे, लेकिन तेजस एक्सप्रेस राजधानी से भी प्रीमियम है और इसके लिए 5% एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। अगर आपको राजधानी एक्सप्रेस से एसी 3 टियर में कहीं जाने में 1500 रुपए का टिकट लगता है और इतनी दूरी इसी क्लास में अगर आप तेजस से सफर करेंगे तो 1575 रुपए देने होंगे। मतलब सुविधा के नाम पर 5% ज्यादा चार्ज। आपके मन में यह सवाल भी होगा कि किराया नहीं बढ़ने के बावजूद कैसे जेब पर असर हो रहा है, ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। इसे भी बहुत आसान सी भाषा में समझते हैं। देखिए, तेजस एक्सप्रेस में डायनामिक मूल्य निर्धारण होता है। डायनामिक मूल्य मतलब सीटें कम, किराया ज्यादा। इसमें टिकट की कीमत मांग और उपलब्धता के आधार पर बदलती है। 10% सीटों के भरने के बाद किराया 10% बढ़ जाता है। राजधानी, दुरंतो और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में टिकट की कीमतें डायनामिक मूल्य के आधार पर बढ़ती हैं। रेल यात्रियों पर एक्स्ट्रा चार्ज वाली कहानी सिर्फ प्रीमियम और डायनामिक मूल्य तक सीमित नहीं है। कई लोगों का तो यहां तक कहना है कि कैंसिलेशन चार्ज के नाम पर पैसा वसूली कार्यक्रम चलता है। अब इस फॉर्मूले को समझते हैं, इंटरेस्टिंग है। अगर आप ट्रेन के प्रस्थान होने से 48 घंटे पहले एसी फर्स्ट क्लास और एग्जीक्यूटिव क्लास का टिकट कैंसिल कराते हैं तो 240 रुपए का चार्ज देना होता है। वहीं एसी 2 टियर फर्स्ट क्लास के टिकट कैंसिल कराने पर 200 रुपए का चार्ज देना होता है। एसी 3 टियर, एसी चेयर कार, इकोनॉमी के टिकट कैंसिल कराने पर 180 रुपए का चार्ज देना होता है। वहीं स्लीपर क्लास के टिकट कैंसिलेशन पर भी 120 रुपए चार्ज के रूप में देना पड़ता है। आगे की कहानी इससे भी बड़ी है। तत्काल टिकट के लिए कंफर्म टिकटों पर कोई रिफंड नहीं होता है। 48 घंटे से 12 घंटे के बीच रद्द करने पर कुल किराए का 25% चार्ज देना होता है। 12 घंटे से 4 घंटे के बीच रद्द करने पर कुल किराए का 50% चार्ज लगता है। चार्ट बनने के बाद टिकट कैंसिलेशन पर कोई रिफंड नहीं मिलता, मतलब 100% चार्ज लगता है। रेलवे ज्यादा सुविधा देने का दावा कर रहा है, जबकि रेल यात्रियों का आरोप है कि रेल सफर में सुविधाओं के नाम पर सिर्फ पैसे लिए जा रहे हैं। यहां पर नोट करने वाली बात यह भी है कि रेल यात्रियों के पैसे से रेलवे की कमाई लगातार बढ़ रही है। रेलवे रिचार्ज हो रहा है। वित्त वर्ष 2019-20 में यात्रियों से 50,669 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। वित्त वर्ष 2022 और 23 उसमें यह कमाई बढ़कर 63,417 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2023-24
उसमें 70,693 करोड़ रुपए कमाई हुई। वित्त वर्ष 2025-26 में 92,800 करोड़ रुपए कमाई का अनुमान है। इसे रेल यात्रियों से रेवेन्यू में लगभग 16% ग्रोथ माना जा रहा है, जबकि सरकार दलील देती है कि हमने सुविधा के नाम पर किराया बढ़ाया है। फिक्र में अब बात करते हैं भारत की मशहूर कोल्हापुरी चप्पल की, जो एक जमाने में अमिताभ बच्चन ने पॉपुलर की थी, लेकिन अब ये इंटरनेशनल हो गई है। कमाल की बात यह है कि भारत में 300 से 500 रुपए में मिलने वाली ये चप्पल अब लाखों रुपए में बिक रही है। लग्जरी फैशन ब्रांड प्राडा की एक चप्पल ने इन दिनों सोशल मीडिया पर ओरिजिनल कोल्हापुरी चप्पल वाली नई बहस छेड़ दी है। ध्यान से देखिए। असल में प्राडा के लिए रैंप वॉक के दौरान मॉडल जो चप्पल पहने नजर आए वो हू बहू भारत की कोल्हापुरी चप्पल की तरह दिख रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में जो कोल्हापुरी चप्पल बेहद सस्ती में बिकती है, उसकी कीमत प्राडा मेंस समर 2026 कलेक्शन में 1,20,000 रुपए रखी गई। इसीलिए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लग्जरी रैंप पर कोल्हापुरी चप्पल की लैंडिंग के बाद इसके भाव बढ़ गए। भारतीय फैशन इंडस्ट्री इस बात से खुश है कि देसी डिजाइन की कोल्हापुरी चप्पल फैशन वर्ल्ड में पहचान बना रही है, लेकिन बहस इस बात पर छिड़ गई है कि शो में कहीं भी कोल्हापुरी चप्पलों की उत्पत्ति या उसके सांस्कृतिक महत्व का कोई जिक्र नहीं किया गया। कंपनी इस चप्पल के लिए क्रेडिट देना भूल गई। कोल्हापुर के देसी कारीगरों को नजरअंदाज किया गया। अब असली कोल्हापुरी चप्पल बनाने वाले कैसे नाराज हो गए हैं, आप फिक्र की इस रील में जरूर देखें। ये वाला चप्पल है और ये चप्पल है कोल्हापुर का ही चप्पल है, कोल्हापुर का बनने वाला ही इधर का ही हमारा पैटर्न है। और वो कोल्हापुरी नाम क्या है, कोई किसका भी नाम नहीं, अपना कंपनी का नाम दे के लॉन्च किया है चप्पल। प्राडा के नाम से जो मार्केट में लॉन्च किया है उन्होंने उनके फैशन वॉक में, लेकिन इसकी वजह से क्या गया, लोकल मार्केट में जो है उनका कारीगर को उस बेनिफिट नहीं मिलेगा। गलत किया है ये कि अपने इंडिया का चप्पल है, कोल्हापुर महाराष्ट्र का चप्पल है, ये भी इसमें कोई वाच्यता नहीं। हाँ, सेम टू सेम चप्पल है, इसमें कोई फर्क नहीं है। कोल्हापुरी का ही प्रोडक्ट है वो, उन्होंने प्राडा ने खुद नहीं बना हुआ। कोल्हापुरी चप्पल पारंपरिक और स्टाइलिश भारतीय फुटवेयर है, जो आरामदायक भी होती है और एक खास सांस्कृतिक पहचान भी रखती है, लेकिन इसका फिल्मी कनेक्शन भी है। वर्ष 1979 में एक हिंदी फिल्म आई थी। इस फिल्म का नाम था सुहाग। फिल्म के एक सीन में अमिताभ बच्चन अपनी चप्पल निकालते हैं और बोलते हैं, ये है कोल्हापुरी चप्पल नंबर 9, देखने में 9 और फटके में 100। यानी एक दौर में फिल्मों में भी कोल्हापुरी ब्रांड छाया हुआ था। जिस कोल्हापुरी चप्पल की इतनी चर्चा है, उसकी खासियत यह है कि यह 100% हाथ से बनी होती है। इसमें किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है। ये चमड़ा प्राकृतिक तरीकों से ट्रीट किया जाता है। उसके बाद कारीगर हाथों से इसे काटते हैं, सिलते हैं, सजाते हैं। एक जोड़ी चप्पल बनाने में 3 से 15 दिन लगते हैं। ये चप्पलें सपाट तलवे, आरामदायक डिज़ाइन और पारंपरिक शिल्प कला के लिए भी जानी जाती है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से निकली ये चप्पलें 12वीं और 13वीं शताब्दी की देन है, जब राजा बिज्जल और उनके मंत्री बसवन्ना का शासन था। 13वीं सदी में ये चप्पलें राजा महाराजाओं के पैरों की शान थी। ये कपासी, पायतान और बकनाली जैसे नाम से भी जानी जाती थी, जो उन गांवों के नाम थे जहां ये बनती थी। 18वीं सदी में कोल्हापुर के शाहू महाराज ने इस हस्तकला को और बढ़ावा दिया। उनके शासन में 29 चर्मशाला केंद्र खोले गए, जिससे ये चप्पलें आम लोगों तक पहुंची। इन ऐतिहासिक तथ्यों को देखते हुए जुलाई 2019 में कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग भी मिल चुका है। खैर, आज सरकार में इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ पर संविधान हत्या दिवस मनाया। सत्ता पक्ष थोड़ा आक्रामक, जबकि कांग्रेस बैकफुट पर है। इस मुद्दे पर पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच वैचारिक नैरेटिव वाला एनकाउंटर भी हुआ, जिसमें मौजूदा दौर की तुलना 1975 के आपातकाल से की गई। आज दिन भर सरकार की कोशिश रही कि इमरजेंसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, जबकि कांग्रेस का कहना है कि 50 वर्ष पुरानी बातों को याद करने की क्या ज़रूरत है।
पीएम मोदी ने अपनी पोस्ट में लिखा, इमरजेंसी भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। जबकि कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ये लोग अपने झूठ को छिपाने के लिए आज नाटक रच रहे हैं और संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं। दोनों नेताओं के इस एनकाउंटर से अलग इमरजेंसी की चर्चा कैबिनेट बैठक में भी हुई। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया गया। इसके पीड़ितों को श्रद्धांजलि के रूप में 2 मिनट का मौन रखा गया। देश की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं था, ना बाहरी था ना आंतरिक था। खतरा था तो इंदिरा गांधी की सत्ता पर था और जनता जागरूक हो गई थी। उन्होंने कहा कि हमने भावावेश में जो बहुमत दिया है इसका उचित उपयोग नहीं हो सकता और इस सब से परेशान होकर इंदिरा जी ने आपातकाल डाला। जिनका देश की आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा, जहां तक कि नहीं बाबा साहब अंबेडकर का पुतला, नेहरू जी का और गांधी जी का फोटो उन्होंने जलाई। और फिक्र में बात उस वीडियो की जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इस वक्त नीदरलैंड्स में नेटो समिट चल रही है। यहां जेलेंस्की को भी बुलाया गया है और जब काले रंग के सूट में जेलेंस्की की एंट्री हुई तो हर कोई चौंक गया। कुछ देर पहले ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात भी हुई, लेकिन जेलेंस्की ने कि ब्लैक सूट पहनने की कहानी क्या है और क्यों इस पर पूरी दुनिया में बात हो रही है, ये रिपोर्ट देखें। तारीख 24 फरवरी 2022, यानी आज से ठीक 3 साल 4 महीने पहले जेलेंस्की सूट में दिखे थे। सफेद शर्ट और ब्लैक जैकेट। ये वो दिन था जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। तभी जेलेंस्की ने कसम खाई थी कि जब तक रूस यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं हो जाता तब तक वो सूट नहीं पहनेंगे। लेकिन ये युद्ध अब तक चल रहा है और तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। जेलेंस्की ने अपनी वो कसम तोड़ते हुए ब्लैक सूट पहन लिया। जगह थी नीदरलैंड्स का हेग शहर, जहां इस वक्त नेटो का महामंथन चल रहा है। इसके बाद वर्ल्ड लीडर्स के साथ जेलेंस्की ने फोटो खिंचवाई। इसमें सामने आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के साथ हंसते हुए बात करते दिखाई दे रहे हैं। जबकि इस वीडियो में दूसरी पंक्ति में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के ठीक पीछे खड़े हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, वो भी ब्लैक सूट में। जेलेंस्की न सिर्फ नेटो समिट में ब्लैक सूट में पहुंचे, बल्कि इस मंच से चेतावनी भी दे दी कि पुतिन का अगला टारगेट अब नेटो देश होंगे। जेलेंस्की ने ब्लैक सूट पहनकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी, लेकिन उनके सूट की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उन्हें कुछ महीने पहले व्हाइट हाउस में ट्रंप के सामने अपमान का घूंट पीना पड़ा था।